हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 का सिलेबस। जो सीटेट में हमारे आने वाले क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहले मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, संख्या नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, नंबर्स में नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ाया, और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है वो आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने स्थानीय मान निकालना और जाति मान निकालना, आरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, और डिविजिबिलिटी लॉ रूल पढ़ लिए, ठीक है, विभाजकता के नियम भी पढ़ लिए। तो इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आज कराऊंगा। और सबसे पहले मैं एक चार्ट ये बनाया हुआ है मैंने, एक चार्ट। तो इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। तो ये जो है चार्ट पूरा आपको यहाँ पर समझाएंगे आज। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इससे भी बनेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी आप इतना समाप्त करने के बाद मैं क्वेश्चंस आज ही कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सीटेट के सेम टू सेम पैटर्न यही आएगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे, बस उनकी डिजिट चेंज हुई होंगी बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ होगा। तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर है, ठीक है। तो संख्याओं का वर्गीकरण दो में किया गया है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, ठीक। अब काल्पनिक है, हम सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है या रियल नंबर। ये रियल नंबर, वो इमेजिनरी नंबर, या और रियलिटी में जो है हम उसको ही तो देख पाते हैं। जो रियलिटी में है, कौन सी चीज़ हम लोग देख पाते हैं? जो रियलिटी में कोई चीज़ है वही दिखाई देती है। इमेजिनरी वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, ये हो रहा होगा, ऐसा होगा, सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो जो रियलिटी पर है वही आगे बढ़ेगा, जो इमेजिनरी पर है वो आगे क्या बढ़ेगा। तो ठीक है, तो इसके कोई पार्ट नहीं होते और वास्तविक संख्या के पार्ट होते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वास्तव में कोई प्रश्न हल करने पर या किसी समीकरण को हल करने पर उनका जो एक मान जो निकलता है वही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपका √3 भी होता है, 1/2 होता है, 5/2 होता है, या पाई होता है। ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे अंडर रूट -3 लिख दिया, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो आप इसकी वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 √-1, अलग अलग कर दिया इसको। तो √-1 की वैल्यू होती है i, इसकी कोई वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमको क्या मानते हैं? ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसके साथ हमने i लिख दिया, तो यहाँ पर हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, i फॉर इमेजिन, ठीक है। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, i² -1 होता है, i √-1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका इमेजिनरी नंबर √3i है, 4 + 3i लिख दिया, ठीक है। ये सारी इमेजिनरी नंबर आपके हो जाएंगे, जो सिर्फ इमेजिन, जहाँ जिस नंबर के साथ i लगा होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं रियल नंबर को क्या है, या आप कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, जो परिमेय और संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, या आप कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी है? ये परिमेय संख्याएं। अब इसमें देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? में संख्याएं ही क्या कहलाती है? वास्तविक नंबर या रियल नंबर। तो अब यहाँ पर टर्म आ गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोगों को जानना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कि जिसे P/Q के रूप में विभाजित किया जा सके। कोई चीज है, अब P/Q के रूप में जो लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा? परिमेय। और इसके लिए हमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखनी होंगी। P/Q जब लिखेंगे, यानी कि 2/3 लिखा है, होना चाहिए इस फॉर्म में, ऊपर नीचे फॉर्म में, लेकिन Q डजंट इक्वल टू 0।
क्यू की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर कभी 2/0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या नहीं, आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। 2/0 नहीं होना चाहिए, P अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब सर कहेंगे कि अभी आप वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे, परिमेय अपरिमेय की बात कर दी, तो परिमेय अपरिमेय आप बता रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ पर आपने इंटीजर्स की बात कर दी, P और Q इंटीजर्स होते हैं, तो हम भी बताएंगे इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q डजंट इक्वल टू 0, और P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका 5/7, 5/7, -3/8, 0, 2, क्योंकि अब 0 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 है, तो हमारा क्या कहना है, P अपॉन Q के फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है, 1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या होगी, ये आपके क्या हो गया, परिमेय संख्या। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ध्यान रखना इंटीजर जो भी जितने भी रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं अभी मैं आगे भी बताऊंगा, -1 यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी आप डिजिट ले लीजिए, जैसे 4, 3, 2, 1 या -2, ये सब क्या होते हैं आपके परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनके नीचे हम एक अब खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, सारे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो आपके क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। रूट जैसे आपका √3 है, 1/√2 है, 2√5 है और पाई है। ये चीज ध्यान रखिए, आ जाता है पाई है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पाई है, ऑप्शन दीजिएगा, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके कोई भी ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, पाई जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात की क्या मैंने इंटीजर्स की, आप कहेंगे सर यहाँ पर इंटीजर्स आ गया तो हमको इंटीजर्स के बारे में भी जानना है, तो आप इंटीजर्स के बारे में जान लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक अलग अलग देखो, हिंदी में आप समझे, पूर्णांक यानी पूरा अंक। इंटीजर्स क्या है, कोई भी पूरा अंक, जैसे 5, 4, 3, 2, ये सब क्या है, पूरे अंक हैं, चाहे आप माइनस में लो चाहे प्लस में लो, लेकिन पूरे पूरे अंक होने चाहिए, मतलब कि 1.2, 3.2 ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, 1.2 भी रेशनल नंबर हो सकता है, कैसे, इसको हटा दें, इसको कर दें, ये रेशनल नंबर होगा P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है आपके जो पूर्ण अंक यानी पूरे पूरे अंक हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाएंगे। जो रेशनल नंबर जो 1.2, 1.3, 1 ऐसे करके जो दिए गए, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर्स। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स विद 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स विद 0 क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। जैसे इन्फिनिटी से लेकर के -4, -5, -4, 3, 2, 1, 0, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स और साथ में 0, 0 इधर पॉजिटिव, ठीक, इधर निगेटिव। जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स 0 को भी इंक्लूड करके जो भी होता है उससे क्या कहा जाता है, पूर्णांक या इंटीजर्स कहा जाता है। फिर इंटीजर्स यहाँ पर क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, जिनसे हमें किसी चीज़ की गणना की जा करते हैं, जिनसे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं, जैसे जिससे गणना की जा सके, वो आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे आपको क्लास में बच्चे गिनना है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, ये आपको देखना है कितने बच्चे हैं। तो
आप कैसे पता लगाएंगे, उनकी गणना करेंगे तभी तो आपको पता चल जाएगा। तो जिस चीज़ की गणना की जाए, जिससे गणना की जाए, वही आपके क्या कहलाते हैं, प्राकृत नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि सारे 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाते हैं, इन्फिनिटी तक, ये प्राकृत नंबर यानी कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। आप -1 2 3 में किसी चीज को तो नहीं लिख सकते हैं। आपने इससे पूछ लिया कितने बच्चे हैं, तो आपने बता दिया 5, ठीक है, आप ये नहीं बताएंगे -5 है, तो वही वो चीज क्या कहलाएगी जिसमें गणना की जा सके, वो प्राकृत संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए, 1 2 3 4 5 की स्टार्टिंग इन्फिनिटी तक कर रहे हैं, अगर 0 1 2 3 4 5 की जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 से, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अगर प्राकृत संख्याओं में, अगर इट मीन्स जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, फिर प्राकृत संख्याओं को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। एक सम, सम, विषम, प्राकृत संख्याओं को बांटा गया सम में और विषम में। सम संख्याएं क्या होती हैं, ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस में आ जाता है। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याओं के होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है। इट मीन्स देखो 2 4 6 8 आपके एग्जाम्पल हैं, 2 4 6 8, ये दो से सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो ये सारी सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 1 3 5 7 संख्याएं दी गई हैं, ये सारी 1 3 5 7, 2 से आप भाग करेंगे, जैसे 5 का भाग कर रहे हैं 2 से, तो पूरी विभाजित नहीं हो रहा, नीचे शेषफल 1 बच जा रहा है, तो जो है रिमाइंडर 1 बच रहा, तो पूरा जब नहीं कटता है तो वो चीज़ वो क्या हो जाता है, वो संख्या विषम संख्या होगी। अगर 2 से कट कर रहे हैं तो पूरा अगर कट जाता है तो आपकी वो सम संख्या मानी जाएगी। ठीक है, फिर कुछ नंबर्स हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती है, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा यहीं से पूछ लिए जाते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो आपके क्या कहलाएंगे, जिनके 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगे, आपके अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या, 2 3 5 7, यानी कि 2 3 5 7, ये सब अभाज्य संख्याएं कैसे हैं, जैसे 2 आपका ले लिया गया, ठीक, वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड वो कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा वो स्वयं अपनी संख्या से कटेगा, तो 2 जो है 1 से भाग करेंगे, 1 दूनी 2, पूरा कट जा रहा है। अब 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, बस यही 2 गुणनखंड जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। यानी कि वो 1 से विभाजित हो रही हो या खुद से विभाजित हो रही हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से 1 से विभाजित हो रही हो और खुद से विभाजित हो रही हो और किसी 1 2 संख्याओं और से भी विभाजित हो रही हो, वो क्या कहलाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या, 2 3 5 7, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और ध्यान रखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया जाएगा, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये एक सम संख्या है। ध्यान रखिएगा, 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या और ये एक सम संख्या है। भाज्य संख्या के बारे में, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 6 8, 4 6 8, 4 है तो ये किससे किससे कैंसिल हो रहा है, 1 से तो जाएगा, 1 चक्कू 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 1 कम 4, तो इसके 3 गुणनखंड हो, यानी कि 1 खुद 1 से विभाजित हो या 2 से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो या कोई भी एक और संख्या से विभाजित हो, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं जो है सम और विषम दोनों हो सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं भाज्य संख्याएं सम, 4 एक सम है और 6 आपका ये भी सम है, तो जो है जैसे आपका 9 ले लिया, 9 जो है आपका ये सम संख्या नहीं है, 9 क्या है, आपकी विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 भी है और 9 भी है, दोनों के क्या है, गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, तो यहाँ पर 4 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं, दोनों सम भी हैं विषम, इसलिए कहा गया है कि भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों होती हैं। ध्यान रखिए, भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों होती हैं, ऑड और इवन दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो गया। और ध्यान रखिए, एक अगर आ गया कि पेपर में कि एक है,
एक है तो ठीक है, ऑप्शन में दे दिया भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या कुछ भी, और इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन दे दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक जो है ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस चार्ट में इतना ही था जो आपके समझने लायक है, और जो है चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जब मैं कराता जाऊंगा वो आपका सॉल्व होते जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने समाप्त कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, कल मैंने पढ़ाया था विभाजकता का नियम। तो विभाजकता के नियम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप पीछे वाले पेपर उठा के देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ है कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन सभी एग्जाम जूनियर में भी आता है और प्राइमरी में भी आता है, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो यदि 8 अंकों वाली कोई ये 8 अंकों की संख्या दी गई 30x0867 y संख्या है, ये 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है। ये संख्या जो है जो दी गई है ये 88 से विभाजित हो जाती है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड क्या करना है, 3x + y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, का मान ज्ञात करो। तो अगर 88 है, 88 से विभाजित हो जा रहा है, तो हम ऐसी कौन सी डिजिट ले लें कि 1 to 9, विभाजकता का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा था 1 to 12 तक मैंने पढ़ा, 11 तक पढ़ाया था, ठीक है। विभाजकता के नियम 1 to 11 तक पढ़ाया, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से 88 तो आ नहीं रहा है, तो ये 88 को गुणनखंड कर दीजिए, कितने 8 × 11, 88 का क्या हो गया 88, 11 × 88, 88, ठीक है, 11 8। तो यहाँ पर अगर ये संख्या जो है 88, अगर ये डिजिट संख्या जो है 88 से विभाजित हो जा रही है, तो ये 8 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। इतना ध्यान रखिए, अगर ये 88 विभाजित हो रही तो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। तो हम 8 की विभाजकता का नियम पढ़े थे, 8 के विभाजकता का नियम क्या पढ़ा था, अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या की 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो जाती हैं, तो वो संख्या क्या है कि पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 डिजिट हम ले लेते हैं 8 7 y, ठीक है। इसको 8 से विभाजित करके देखते हैं, तो 8 × 8 = 64, ठीक। ये 1 7 से 4 गया 3, ठीक है। तो अब 8 दूनी 16 नहीं लगेगा, 8 चक्कू 32, तो y कितना यहाँ पर 32। तो यहाँ पर कितना हो जाए कि ये पूरा कैंसिल हो जाए y की जगह, तो y की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है 2, y की वैल्यू हमें कितनी मिल जा रही है 2। तो 8 × 8 = 64 हो गया। फिर मैंने 3y नीचे उतार लिया, तो 8 चक्कू 32, 32 में ऐसा 2 y को ऐसी वैल्यू मान लीजिए, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 40 ज़्यादा हो रहा है और 3 8 24 कम हो रहा, ठीक है। 4 बार में जा रहा, 3200 आना चाहिए, तो y की वैल्यू हमें 2 पुट कर देनी चाहिए। तो ये जो डिजिट दी थी हमने y की वैल्यू 2 पुट कर दी, 30x0867y2। अब 11 के विभाजकता का नियम बताया था मैंने कि सम और विषम संख्याओं का जो योग कर लेंगे, ठीक। सम और विषम संख्याएं जो हैं ये और ये, इनका योग करेंगे तो 3 + x + 8 + 7, ठीक है। विषम की जगह स्थान, फिर सम स्थानों को आपस में घटा देंगे, अगर 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो उससे विभाजित हो जाएगा। देखते हैं, -0 0 6 2, तो 0 0 6 2, ठीक है, = 0 0 आना चाहिए, ठीक है। ये 11 के विभाजकता का नियम है जो मैंने पीछे पढ़ाया था, इस टाइप से विभाजकता चेक करते हैं, ठीक। तो 7 3 10 18 x - 0 6 2 8 = 0। यहाँ पर x -
आप जानते 0 या 11, या 11 ले लेंगे। 0 होना चाहिए, इनके सम और विषम स्थानों का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 0 या 11 कोई इसमें से एक रखा जाएगा। तो x क्या हो जाएगा आपका, x + 10 = 0। तो x = 0 अगर लेते हैं तो -10, x की वैल्यू माइनस में पहुंच रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x + 10 = 11 लेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये यहाँ पर कोई भी डिजिट आपकी 1 होगी। ठीक, वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू 2। हमें निकालना क्या था 3x + y, 3x + y निकालना था = 3 × 1 + 2 = 5। यही आंसर आ गया। तो यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जरूर से जरूर एग्जाम में आना है। तो आगे प्रैक्टिस हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके, थैंक यू क्लास।